ये कहानी यूइची कादागिरी की है। यूइची सेकंड ईयर में है और वो एक हाई स्कूल में पढ़ता है। उसने बचपन से ही गरीबी देखी है। यूइची एक नहीं बल्कि मल्टीपल जॉब करता है ताकि वो अपना गुजारा कर सके। और इतनी मेहनत और स्ट्रगल करने के बावजूद यूइची कभी भी जिंदगी से कंप्लेंट नहीं करता है। लेकिन कुछ दिनों से वो ज़्यादा मेहनत कर रहा है क्योंकि उसके स्कूल की तरफ से एक ट्रिप जानी है। उस ट्रिप में उसके अच्छे दोस्त भी जा रहे हैं। फाइनली बहुत स्ट्रगल के बाद यूइची स्कूल ट्रिप की फीस भी जमा करवा देता है। जब ये बात उसके अच्छे दोस्तों को पता चलती है, उसके दोस्त काफ़ी खुश होते हैं। यूइची भी ये देखकर काफ़ी खुश होता है कि फाइनली उसकी मेहनत रंग लाई। उसके बाद हमें उसके 4 फ्रेंड्स के बारे में बताया जाता है। पहला फ्रेंड होता है मकोतो शिबे, जो कि एक अमीर बिजनेसमैन का बेटा है और उसने आज तक कभी भी पैसों की कमी नहीं देखी है। उसकी दूसरी फ्रेंड होती है शियो सावारागी, जो कि क्लास की वाइस प्रेसिडेंट है और अपने डिसिप्लिन के लिए जानी जाती है। उसका तीसरा फ्रेंड होता है टेंजी मिकासा, क्लास का टॉपर, एक शार्प माइंडेड लड़का है जो हर बात को लॉजिक के साथ समझता है। आखिर में यूतोरी कोगोरोगी एक बहुत ही काइंड हार्टेड और सॉफ्ट हार्टेड लड़की है जो सबसे प्यार से बात करती है और किसी से झगड़ा भी नहीं करती है। हाँ, यूइची गरीबी में पैदा हुआ है लेकिन फिर भी वो खुद को दुनिया का सबसे लकी इंसान मानता है। उसके लिए पैसे से ज़्यादा वैल्यूएबल उसकी दोस्ती है। वो दिल से चाहता है कि ये बॉन्ड हमेशा बना रहे, बिना ये जाने कि बहुत जल्द उसकी दोस्ती की असली टेस्ट शुरू होने वाला है। एक दिन 6th पीरियड के दौरान होमरू टीचर क्लास में एक शॉकिंग अनाउंसमेंट करते हैं। वो बताते हैं कि स्कूल ट्रिप के लिए कलेक्ट किए गए 20 लाख येन चोरी हो गए हैं। ये अमाउंट क्लास के स्टूडेंट से जमा की गई थी और इसी सेफ्टी रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मकातो शिबे और शियो सावारागी को दी गई थी। टीचर आगे बताते हैं कि 5th पीरियड के टाइम जब शियो क्लास में प्रेजेंट नहीं थी, उसी वक्त किसी ने उसके लॉकर से पैसे चुरा लिए। ये सुनते ही पूरी क्लास में सन्नाटा छा जाता है। शियो सबके सामने कम्प्लीटली ब्रेक हो जाती है। रोते हुए वो कहती है कि जिसने भी पैसे लिए हैं वो चुपचाप वापस कर दे, लेकिन कोई भी आगे नहीं आता है। अगले दिन सिचुएशन और भी खराब हो जाती है। शियो और शिबे दोनों स्कूल आना बंद कर देते हैं। उनसे कनेक्ट करने की कोशिश भी फेल हो जाती है। धीरे धीरे क्लास के बाकी स्टूडेंट उन दोनों पर शक करने लगते हैं। बातें बनने लगती हैं, शायद चोरी उन्हीं में किसी ने की है। और यहाँ से तोमोदाची गेम की डेंजरस जर्नी शुरू होती है। हालात ऐसे हो जाते हैं कि यूइची कातागिरी और बाकी के दोस्त भी शियो सावारागी और मकोतो शिबे को खुलकर सपोर्ट नहीं कर पाते। कुछ टाइम बाद हमें यूइची उसके छोटे से अपार्टमेंट में दिखाया जाता है। यहाँ वो लेट नाइट तक पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है। तभी अचानक डोरबेल बजती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, उससे एक चिट्ठी मिलती है। चिट्ठी खोलते ही उसे पता चलता है कि ये शियो सावारागी की है। उसमें लिखा होता है कि वो यूइची से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहती है और उसे रात के एग्जैक्ट 11 बजे स्कूल के पास मिलने को कहती है। रात के 11 बजे जब यूइची बताए गए लोकेशन पर पहुंचता है तो वहां पर वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि उसके सारे दोस्त वहां पर पहले से मौजूद होते हैं। उसे समझ नहीं आता है कि ये यहाँ पर इकट्ठे क्यों हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछ सकते, उसके दोस्त उसके ऊपर सवालों की बौछार कर देते हैं। वो कहते हैं कि सबको यहाँ पर यूइची ने ही बुलाया है। सिर्फ इतना नहीं बल्कि वो उसे ये कहकर भी एक्यूज करते हैं कि यूइची जानबूझकर सबसे लेट आया है। फिर वो उससे पूछते हैं कि उसने उनके घर के बाहर उनके नाम की चिट्ठियां क्यों छोड़ी थी। ये सुनते ही यूइची पूरी तरह से टर्न हो जाता है। जब वो सारी चिट्ठियां पढ़ता है तो और भी ज़्यादा शौक में चला जाता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया होता है। वो बार बार कहता है कि उसने किसी को भी चिट्ठी नहीं भेजी है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर भरोसा करने के लिए तैयार ही नहीं होता है। और तभी अचानक पीछे से शियो सावारागी की आवाज़ आती है और यही से तोमोदाची गेम और भी ज़्यादा डार्क मोड ले लेता है। सावारागी यूइची से कहती है कि ज़रा पीछे देखो। जैसे यूइची पीछे मुड़ता है, कोई उसे पीछे से जोर का इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है और वो बेहोश हो जाता है। बेहोशी की हालत में यूइची को कुछ ब्लड सीन दिखते हैं। वो देखता है कि कुछ अजनबी लोग उसके दोस्तों को उठाकर कहीं ले जा रहे हैं। होश खोने से पहले उसके दिमाग में एक पुरानी याद उभरती है। एक बड़ा आदमी उससे कहता है कि इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पैसा होता है। फिर उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई देती है जो कि कहती है कि पैसों से ज़्यादा कीमती होते हैं दोस्त। जब यूइची की आँख खुलती है तो एक सफेद रूम में होता है और उसके दोस्त भी वहीं पर होते हैं। शियो सावारागी उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। इससे पहले यूइची कुछ समझ पाता, अचानक रूम के अंदर एक अजीबोगरीब टॉय जैसा क्रिएचर आ जाता है। यूतोरी बताती है कि ये कोई नॉर्मल टॉय नहीं है, बल्कि ये एक एनिमेटर है। देखने में भले ये मासूम लगता हो, लेकिन इसके काम बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हैं।
उसका नाम होता है मानाबू। मानाबू सबकी तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि उन्हें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक सिंपल सा गेम खेलना है। अगर वो सारे गेम जीत जाते हैं तो उन्हें वही 20 लाख येन मिल जाएंगे जो चोरी हो गए थे। इसके अलावा हर गेम में उन्हें चांस मिलेगा 2 करोड़ येन का कर्जा चुकाने का, जो कि उनके ऊपर है। जैसे ही 2 करोड़ के कर्जे की बात होती है, सबके होश उड़ जाते हैं। कोई समझ नहीं पाता है कि इतना बड़ा कर्ज उनके ऊपर अचानक से कैसे आ गया। गुस्से में यूइची मानाबू को पकड़ लेता है और पूछता है कि ये क्या बकवास कर रहे हो तुम। मानाबू आराम से जवाब देता है कि यूइची के दोस्तों में से किसी ने 2 करोड़ का कर्जा लिया है। शीबे आगे आता है और यूइची को शांत करता है। तेंजी मानाबू से कुछ सवाल पूछता है और लास्ट में ये कंक्लूजन निकलता है कि उन 5 में से किसी एक के ऊपर बहुत ही ज़्यादा हैवी लोन है। अगर सभी गेम को कंप्लीट करते हैं तो उनको आज़ादी मिल सकती है। तेंजी मानाबू के ऊपर किडनैपिंग के इल्ज़ाम लगाता है और कहता है कि उसके ऊपर केस बन सकता है। मानाबू हंसते हुए कहता है कि उनमें से किसी एक ने ही तोमोकाची गेम के लिए अप्लाई किया है और गेम में अप्लाई करने के लिए फीस ही 20 लाख येन है और उस पर्सन ने 20 लाख येन अपनी मर्जी से दिए हैं। तभी यूइची को शक होता है स्कूल में भी 20 लाख येन ही चोरी हुए थे, तो हो सकता है उसी पैसों से इस गेम के लिए अप्लाई किया हो। मतलब जिसने धोखा दिया है, जो कि ट्रेटर है, हम सभी में मौजूद है। मानाबू ये बताता है कि अगर वो गेम खेलने से मना भी कर देते हैं तो वो घर जा सकते हैं, लेकिन 20 लाख येन को वो अपने पास रखेगा और 2 करोड़ येन का जो कर्ज उनके ऊपर डिवाइड किया गया है, जो कि है 40 लाख येन, वो तो रहेगा ही। अगर वो गेम खेलते हैं तो इस लोन को कम किया जा सकता है, लेकिन जो फेल होगा उसका कर्ज और भी बढ़ जाएगा। साथ में एक छुपा हुआ ट्विस्ट होता है जो कि आगे जाके रिवील होगा। सभी मिलकर डिस्कशन कर रहे होते हैं कि सबसे पहले ये पता लगाओ कि हम में से ट्रेटर कौन है। साबारागी कहती है कि हमें सभी के ऊपर शक नहीं करना चाहिए, बल्कि जिसके ऊपर कर्ज है उसकी हेल्प करनी चाहिए। सभी उसकी बात पर एग्री कर जाते हैं। इसी के साथ यूइची और उसके सभी दोस्त तोमोताची गेम खेलने के लिए रेडी हो जाते हैं। पहले गेम के लिए उन्हें एक क्लासरूम जैसे रूम में ले जाया जाता है, जहां एक टेबल पर 5 टैग्स रखे हुए होते हैं। जब वो सभी टैग्स उठाते हैं तो उन टैग्स पर 40 लाख येन लिखा होता है। असल में ये उन सभी का स्टार्टिंग डेप्ट होता है। पहला गेम होता है येस एंड नो जजमेंट गेम। गेम में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर एक भी क्वेश्चन सही होता है तो सबका डेप्ट 40 लाख से 36 लाख हो जाएगा, और अगर 5 क्वेश्चन गलत होते हैं तो सबसे ज़्यादा कर्जे वाले को सज़ा मिलेगी। मानाबू गेम स्टार्ट होने से पहले एक एडवाइस देता है कि अपने दोस्त के ऊपर कभी भी डाउट मत करना। पहले 3 क्वेश्चन जानबूझकर इजी दिए जाते हैं और उनका जवाब भी गलत दिया जाता है। यूइची समझ आता है कि कोई जानबूझकर धोखा दे रहा है। जब यूइची की टर्न आती है, उसे एहसास होता है कि ये गेम दोस्तों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने के लिए बनाया गया है। वो सच्चाई समझ आता है, लेकिन फिर भी दोस्ती बचाने की कोशिश करता है। अंत में यूतोरी एक सवाल पूछती है, क्या हम इसके बाद भी दोस्त रहेंगे? तभी अचानक यूइची बोलता है ये रूल के अगेंस्ट है। उसके बाद वो एक अजीब सा क्वेश्चन पूछता है, साबारागी ने कौन सी पैंटीज पहनी है? ये सवाल सुनने के बाद सभी लोग फ्रीज हो जाते हैं। यूइची सभी को साइकोलॉजिकल प्रवोक करता रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि सबके कर्जे ऑलरेडी हाफ हो चुके हैं और पहला रूल तोड़ने की वजह से उसका कर्जा अब डबल हो चुका है। यूइची आगे बढ़कर सबको समझाता है कि उसके क्वेश्चन कार्ड पर एक स्पेशल रूल लिखा था, जो इस गेम को सबसे कम डेप्ट पर फिनिश करेगा उसी को सबसे ज़्यादा डेप्ट दिया जाएगा। सबके फेस गिर जाते हैं। कोई समझ नहीं पाता है कि ऐसा रूल क्यों बनाया गया है, लेकिन सच्चाई ये होती है कि यूइची जानबूझकर ये सब बोल रहा होता है। उसका मकसद सिर्फ एक है, सबको मेंटल प्रेशर में डालना, ताकि असली ट्रेटर डर के मारे अपनी चाल चल दे। कंट्रोल रूम में बैठी 2 लड़कियां ये सब कुछ देख रही होती हैं। एक लड़की कहती है कि यूइची झूठ बोल रहा है, ऐसा कोई रूल नहीं है। दूसरी लड़की मुस्कुराती है और कहती है कि यूइची ये जानबूझकर नहीं कर रहा है, उसके दिमाग में शायद कोई ट्रिक है। यूइची की ट्रिक काम करती है। जब दोबारा कॉइन पर उंगली रखी जाती है तो इस बार कॉइन यस पर जाता है, मतलब सबने मिलकर गेम जीत लिया है। कंट्रोल रूम की लड़कियां कहती हैं कि यूइची बिल्कुल भी ऑर्डिनरी लड़का नहीं है, उसकी सोच उम्र से भी ज्यादा तेज है। गेम के बाद यूइची अपने दोस्तों से पूछता है कि क्या सबका डेप्ट कितना बचा है। तेंजी जवाब देता है कि रूल के अकॉर्डिंग सबका कर्जा इक्वल है, यानी कि 36 लाख येन, क्योंकि गेम जीतने पर हर किसी का 4 लाख कर्जा
कम हो गया है। तेंजी पूछता है कि अब क्या हम अपने टैक्स सबको दिखा दें? यूइची तुरंत रोक देता है और याद दिलाता है कि अगर किसी ने अपना टैग दिखाया तो उसका कर्जा डबल हो जाएगा। सावारागी और मुकोतो सीधा पूछते हैं क्या तुम्हारा कर्जा डबल हो गया था? यूइची क्लियरली कहता है नहीं, पहले मेरा कर्जा डबल हुआ था, लेकिन कार्ड की कंडीशन की वजह से अब मेरा कर्जा आधा है, यानी कि 36 लाख येन। यूइची सबको समझाता है कि अगले गेम के लिए हम सभी को प्रिपरेशन करनी चाहिए और एक दूसरे पर ट्रस्ट बनाए रखना चाहिए। उसके बाद मानाबू सभी को दूसरे गेम के लिए दूसरे रूम की तरफ ले जाता है। तभी यूइची एक बहाना देता है, मेरे शू लेसेस खुल गए हैं, मैं इनको बांध कर थोड़ी देर में आता हूँ। उसके सारे दोस्त आगे बढ़ जाते हैं और यूइची थोड़ा सा पीछे रहता है, जैसी कि उसकी आदत है। लेकिन यूइची वही रुक जाता है। वो अकेला बैठकर सोचने लगता है कि अगर सच में कोई धोखा दे रहा है तो फिर सबका कर्जा इक्वल कैसे हो सकता है। उसे कोई शक होता है, कहीं ना कहीं कोई बड़ी बात छुपाई जा रही है। वो टेबल पर रखी चिट्ठियां उठाकर पढ़ने की कोशिश करता है जो उनको यहाँ लाने के लिए भेजी गई थी। जैसे वो उन चिट्ठियों को ध्यान से देखता है तो धीरे धीरे इंक वहाँ से गायब होने लगती है और थोड़ी समय में सारे लेटर्स चिट्ठी से गायब हो जाते हैं और यूइची कुछ भी नहीं पढ़ पाता है। यूइची का गुस्सा और बढ़ जाता है, लेकिन उसी वक्त सावारागी वहाँ पर आती है और यूइची से पूछती है कि तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो। यूइची बात टालते हुए कहता है कि कुछ नहीं हुआ है और उल्टा वो उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो। सावारागी कहती है कि अब तो उसे भी लगने लगा है कि उन पांचों में से कोई ट्रेटर है। यूइची इस बात से एग्री करता है। सावारागी कहती है कि क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि वो ट्रेटर कौन हो सकता है। बिना ज़्यादा सोचे यूइची उसका नाम लेता है। ये सुनकर सावारागी शॉक हो जाती है। यूइची बताता है कि उसको उसके ऊपर शक इसलिए हुआ, शुरुआत में सावारागी ने कहा था कि हमें फ्रेंड्स के ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए, अगर किसी के ऊपर कर्जा है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। और वो कहता है कि उसको ये बात काफ़ी ज़्यादा आर्टिफिशियल लग रही थी। सावारागी पलटकर ये जवाब देती है कि उसने ऐसा इसलिए कहा था कि उसे लगता था कि यूइची ही ट्रेटर है। ये सुनकर यूइची को गुस्सा आ जाता है। वो कड़वे लहजे से पूछता है कि क्या तुम्हें इसलिए मुझ पर शक हुआ क्योंकि मैं गरीब हूँ और मेरे माँ बाप नहीं हैं। सावारागी तुरंत इनकार करती है और कहती है कि उसका ऐसा कोई भी मतलब नहीं था। लेकिन यूइची हो ज़्यादा परेशान हो जाता है और जोश से पूछता है तो फिर इसका मतलब क्या था। तभी सावारागी कुछ ऐसा कहती है जो यूइची ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता है। वो शर्माते हुए कहती है कि मुझे तुम पसंद हो। ये सुनकर यूइची पूरी तरह से स्टंट हो जाता है। उसका चेहरा लाल पड़ जाता है और वो कुछ पल के लिए कुछ बोल ही नहीं पाता है। सावारागी कहती है कि क्या तुम अभी भी मेरे ऊपर शक करते हो। यूइची कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम चोर हो। उसके बाद सावारागी एक ट्रूथ रिवील करती है। वो कहती है कि उसका कर्जा 36 लाख नहीं है बल्कि 76 लाख येन है। इसकी वजह यह है कि पहले गेम के दौरान जब सावारागी बोलने की कोशिश कर रही थी तो उसकी आवाज़ रिकॉर्ड हो गई, जिसके कारण उसको प्लंटी पड़ी और उसका कर्जा डबल हो गया। सावारागी बताती है कि 5वें क्वेश्चन के दौरान यूइची ने कोकोरोकी को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन जानने में उसने सावारागी को बचा लिया क्योंकि सबसे ज़्यादा कर्जा उस टाइम पे सावारागी के ऊपर ही था। सावारागी यूइची के सामने सर झुकाती है और उससे कहती है कि वो उसको कभी भी धोखा नहीं देगी और वो दोनों मिलकर तोमोदाची गेम से बाहर निकलेंगे। यूइची भी कहता है कि वो उसके ऊपर ट्रस्ट करता है। कंट्रोल रूम में बैठी लड़कियां डिस्कस करती हैं कि यूइची पैसे और सिचुएशन को समझने में कितना स्मार्ट है और हमें दिखाया जाता है कि तेंजी ये सब बातें सुन रहा होता है। और अगला गेम होता है छत के ऊपर। इस बार मानाबू एक अच्छा सा कोट पैंट पहन कर आया होता है और वो कहता है कि सीक्रेट छुपाना अच्छी बात नहीं है क्योंकि ऊपर से गॉड सब देख रहा है। तो गाइस ऐसे ही दोस्तों आज के पार्ट का एंड इधर ही होता है। अगला पार्ट भी जल्दी आने वाला है तो चैनल पे बने रहें।